कहानी की शुरुआत होती है एक टफ गाय से जो अपनी आंखें खोलता है और खुद को होटल के बेड पर पाता है। बेड के पास पड़ी ब्लैक लेदर आउटफिट देखकर ही समझ आ जाता है कि रात में कुछ तो सीरियस हुआ है। वह हड़बड़ाकर उठता है और सोचता है, ये क्या, मैं होटल में क्यों हूँ, अपने घर के बेड पर क्यों नहीं। साइड में देखता है तो एक वाइल्ड और स्टनिंग लड़की सोई होती है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मेरी रात भी उतनी ही वाइल्ड थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉल आती है शियाओ जिया की, वही लड़की जिसने कॉलेज के फ्रेशमैन टाइम में उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और अजीब बात ये कि वही लड़की अभी यही मौजूद है। उधर से आवाज आती है, अरे बोल क्यों नहीं रहे, खुद को बहुत हॉट समझते हो क्या, गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एंड कर दूंगी। प्रोटेगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की इतनी पागल बातें क्यों कर रही है, इसने तो उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रखा था, फिर ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे अभी भी साथ हों। वह फोन चेक करता है और अचानक देखता है कि डेट तीत की है। तभी उसे समझ आता है फेमस रीइंकारनेशन। वही शियाओ जिया उसे मैसेज कर रही है। झान चोंग का नाम लेकर कहती है कि तुम गिफ्ट देने में बहुत स्लो हो, इसलिए मेरी लव के लायक नहीं हो, अब गायब हो जाओ, तुम सिचुएशन को अजीब बना रहे हो। ये पढ़कर उसका दिमाग फटने वाला हो जाता है। पिछली लाइफ में वह सच में मानता था कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब उसी सीन में दोबारा आकर उसे वही पुराने ड्रामे और गिफ्ट मांगने वाले मैसेज मिल रहे हैं। तब वो लव में ब्लाइंड था, खुद की रिस्पेक्ट तक भूल गया था, लेकिन इस लाइफ में नहीं। इस बार वह खुद को रिस्पेक्ट करेगा और बिना हिचक सीधे मैसेज करता है, शियाओ जिया हम ब्रेकअप कर चुके हैं। वह कंफ्यूज होकर पूछती है, चूंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ोगे। वह शांत आवाज में जवाब देता है, क्या तुम पागल हो, मैं जब चाहूँ ब्रेकअप कर सकता हूँ, बाय। वह गुस्से में कारण मांगती है वरना भड़कने की धमकी देती है। वह बस इतना कहता है, हम कंपैटिबल नहीं हैं, बस बाय। उधर उसे पूरा यकीन है कि वह बाद में रोता हुआ माफी मांगने वापस आएगा। आयरनिकली उसे नहीं पता कि इस लड़के की पिछली लाइफ में उसने 2 बार उसे चीट किया था। बेचारा पूरी तरह यूज हुआ था। और तभी कहानी का असली हीरो एंटर करता है, फेमस सिस्टम। प्रोटेगनिस्ट ऊपर देखता है, चेहरे पर वही एक्सप्रेशन जैसे कोई बच्चा सुपरमार्केट में अपने डैड से बिछड़ गया हो। वह सोचता है, ये सब क्या है। वह उठता है और खुद को शीशे में देखता है। उम्र 18 साल, लेकिन लुक्स जैसे 85 का हो। लाइफ पूरी तरह रीसेट हो चुकी है। ऊपर से सिस्टम बताता है कि उसे हर सेकंड 0.10 कमाई होगी, यानी दिन के करीब $8,000। पैसा सेकंड के हिसाब से आ रहा है बिना कुछ किए। इतना सुनते ही उसका एक्साइटमेंट एपेक्स पर पहुंच जाता है। इसके बाद उसे मिलता है एक स्टार्टर्स किट। वह खोलता है और टेबल पर गिरता है येलो ब्रिक, 10 मिलियन की इनिशियल मनी, एक कार और एक खास एबिलिटी, फ्रेंडशिप स्कैन। पैसा तो समझ में आता है, लेकिन ये एनालाइज करने वाली पावर क्या है। वह तुरंत टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। पास में मौजूद टफ लड़की का नाम है यूकोंग। उम्र 25, हाइट 1.5 मीटर, लुक सिस्टम के हिसाब से 93। उसकी फ्रेंडशिप वैल्यू 60 है, जो नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन एक चीज उसे समझ नहीं आती, प्राइवेसी वैल्यू। वह क्लिक करता है और पता चलता है कि ये उस इंसान की लाइफ में हुए इंटरेक्शंस की संख्या है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर नंबर सिर्फ 1 है तो मतलब वह शायद उसका पहला था। बाद में वह शियाओ जिया को बार से कॉल करता है, लेकिन वो कॉल इग्नोर कर देती है। वहीं उसे वही टफ लड़की रोती हुई मिलती है। दोनों ने काफी ड्रिंक कर रखी थी और शायद उसी वजह से कम फ्रेंडशिप के बावजूद चीजें आगे बढ़ गई। अगली सुबह लड़की डर और कंफ्यूजन में उठती है और देखती है कि वह उसे ऐसे घूर रहा है जैसे मार्केट में चिकन पर नजर गड़ाए कोई शिकारी। वह पूछती है, ऐसे अजीब तरह से क्यों खड़े हो। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह बस रात को याद कर रहा था। वह पूछती है कि फिर आह क्यों भर रहे हो। वह बोल्ड होकर जवाब देता है, मैं ये सोचकर अफसोस कर रहा हूँ कि तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। और तभी सिस्टम उसे देता है एक नई स्किल, क्विक टंग, मैक्स लेवल पर। यह स्किल उसकी टंग के मसल्स को अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और पावर देती है। वह तुरंत इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। रिजल्ट, लड़की कहती है, तुम किसिंग में बहुत अलग हो, बहुत अच्छे। ट्विस्ट यह है कि बाद में वह उठता है और बेड पर पैसे पड़े होते हैं, 10,000 युआन। लड़की लिख कर छोड़ जाती है कि रात हर पैसे के लायक थी। वह शॉक में सोचता है कि उसने उसकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया और उल्टा उसे पैसे भी मिले। इसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास एक क्रिटिकल कार्ड है जो 1 लाख से कम खर्च पर पैसे को 1 से 50 गुना तक मल्टीप्लाई कर सकता है। सिस्टम के साथ वापस अतीत में आकर उसका सपना है इस दुनिया का मैग्नेट बनना। अच्छी बात यह है कि वह जानता है कौन सी कंपनियां आगे चलकर दिग्गज बनेंगी। अब उसे बस उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए कैश इकट्ठा करना है। और तभी सीन बदलता है। जैसे पानी के सामने खड़ा भालू मछली का इंतजार करता है, वैसे ही एक हॉट लड़की भैंसी
कार के पास खड़ी है, अपने ओनर का इंतजार करती हुई। तभी वह लड़की उसे किस भेजती है और पूछती है, क्या ये हैंडसम गाय की कार है? वह देखता है और सोचता है, लो, एक और क्रेजी आ गई। वह कहता है, हाँ बोलो। लड़की बिना घुमाए कहती है कि उसे तुरंत घर जाना है क्योंकि ऐप में दिखा रहा है कि उसके किचन के पाइप्स पूरी तरह क्लॉग हो गए हैं। वह फ्रेंडशिप स्कैन एक्टिवेट करता है, नाम है चेन ली की और उसकी प्राइवेसी वैल्यू सिर्फ 28। वह फ्रेंडशिप लेवल 90 होने के बावजूद ये लड़की मान लो काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। खुद प्रोटैगनिस्ट भी 90% फ्रेंडशिप देखकर शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। अभी अभी मिले हैं और इतना हाई लेवल, ये थोड़ा ओवर लग रहा था। वह इसे इग्नोर करता है और हल्की कंफ्यूजन के साथ कार में बैठ जाता है और फिर वह सच में उसे फुल ऑन सुना देता है। वह कहता है, तुम्हारे किचन पाइप्स तो पहले ही 28 लोग अनक्लॉग कर चुके हैं, अगली बार 29 वे को कॉल कर लेना। क्या? इतना कहकर वह उसे स्मोक के क्लाउड में छोड़कर निकल जाता है। वह लड़की वही खड़ी खड़ी सदमे में सोच रही होती है कि इसे कैसे पता चला कि उसके 28 एक्स हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि हर दिन कोई हैंडसम और पैसे वाला इंसान नहीं मिलता। पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसकी बात सुन लेता है और आगे बढ़कर बोलता है, यंग लेडी, मैंने सुना आपको पाइप्स की प्रॉब्लम है। मेरा 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लेकिन वह तुरंत उसे दूर रहने को कह देती है। बूढ़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, अरे वो छोटा लड़का क्या ही ठीक करेगा, मैं संभाल लूंगा। वह चिढ़कर उसे जर्क कहती है और हट जाने को बोलती है। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अंकल, आपको समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम पाइप्स की नहीं है, वो कुछ और अनक्लॉग करवाना चाहती है। बूढ़ा सोचता है, वाह, आजकल की यूथ कितनी फास्ट है। इसी बीच वह गुस्से में पैर पटकती है और उसका जूता टूट जाता है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट रियल एस्टेट एजेंसी पहुंच चुका होता है। वह अपनी फैंसी कार पार्क करता है और अंदर बैठा आदमी सोचता है, लो, फिर आ गए अमीर बाप की कार लेकर टाइम पास करने वाले बच्चे। लेकिन वह कार से उतरता है बिल्कुल मैक्स स्टील एक्शन फिगर की तरह। रिसेप्शन पर बैठी लड़की देखती है कि वो उसे घूर रहा है, मतलब अब उसे ही डील करना पड़ेगा। थोड़ी इनसिक्योर होते हुए वह खुद को मिस जिया बताती है और पूछती है कि वह कैसे हेल्प कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, एक बाल्टी फ्राइज। जाहिर है मजाक था, वह घर देखने आया है। वह क्यूट तरीके से उसे प्रॉपर्टीज दिखाने लगती है, जबकि पहले जिसने उसे इग्नोर किया था अब चुपचाप सॉरी बोल रहा होता है। बिजनेस वर्ल्ड क्रूर होता है, उसे अब क्लाइंट्स को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। वह उसे एक ऐसा घर दिखाती है जो कॉम्पैक्ट है, पॉपुलर मॉडल है और प्राइस भी रीजनेबल है। पूछती है, सर आपको कैसा लगा? लेकिन जंग उसे इग्नोर करके कहता है कि उसे लगभग 1 मिलियन के करीब वाले घर चाहिए। वह समझते हुए पूछती है कि क्या उसकी कोई प्रेफरेंस है। वह कहता है, जो आसानी से रेंट पर चले जाएं, अधूरे प्रोजेक्ट्स नहीं, अच्छी रिनोवेशन वाले भी चलेंगे। वह नोटिस करता है कि वह थोड़ी नई लगती है, कम्युनिकेशन बेसिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें अभी सेल्स टैक्टिक्स नहीं है, सब कुछ सेंसी लगता है। जिया 19 साल की है, 1.73 मीटर लंबी और लुक्स 90, और उसकी प्राइवेसी जो अब पास्ट पार्टनर से जुड़ी है 0 है। वह उसे कुछ छोटे घर दिखाती है जिनकी कीमत 8 लाख से 10 लाख के बीच है। जंग की प्रॉब्लम यह है कि उसका क्रिटिकल हिट सिस्टम 10 लाख से ऊपर एक्टिवेट नहीं होता, मतलब कीमत बस उसके नीचे होनी चाहिए। वह सोचता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा घर ठीक 1 मिलियन के आसपास लिए जाएं ताकि क्रिटिकल हिट मिले। वह जिया से पूछता है कि क्या 10 लाख के करीब वाली प्रॉपर्टीज पर नेगोशिएशन हो सकता है। अगर हर एक को 10 लाख पर ला दिया जाए तो वह अभी इसी वक्त 5 खरीद लेगा। जिया शॉक हो जाती है, एक साथ पूरा पेमेंट? वह हाँ कहता है और साथ ही बोलता है कि 5 की रेंट मैनेजमेंट भी वही करेगी। वह समझ जाती है कि कमीशन और मंथली इनकम मिलाकर ये डील बहुत बड़ी है। वह तुरंत हाँ कर देती है। उधर वही आदमी जिसने उसे इग्नोर किया था दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा होता है, सोचते हुए कि इस अजीब से लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आया। 1 घंटे बाद मैनेजर आता है और बताता है कि 5 के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुके हैं और जिया को 2% कमीशन मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है, परफेक्ट, आगे की सारी मैनेजमेंट तुम संभालो और फ्यूचर में नई परचेज के लिए मैं कॉल करूंगा। जिया अंदर से पूरी तरह स्मिटन हो जाती है। 2% में भी उसे एब्सर्ड अमाउंट मिलने वाला है और तभी क्रिटिकल हिट एक्टिवेट होता है 50x 40x लगातार। अगर उसने 8 लाख वाले घर लिए होते तो मल्टीप्लिकेशन का फर्क बहुत बड़ा होता। ऊपर से वह लेवल अप भी कर जाता है और अब हर सेकंड 0.8 येन कमाने लगता है। वह सोचता है, अगर सिस्टम ऐसे रिवॉर्ड दे रहा है तो मुझे और खर्च करना पड़ेगा। वह तुरंत जिया को कॉल करता है और कहता है
कि उसे उससे बात करनी है। उधर जिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, सोच रही है कि ये आखिरी बार नहीं होगा। कैपिटलिज्म अच्छे वर्कर के साथ क्या क्या नहीं करता। बेचारी थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि शायद आज नहीं, पहले एक दूसरे को बेहतर जानना चाहिए। वह कंफ्यूज होकर पूछता है कि वह क्या कह रही है। वह तो बस उसका बैंक अकाउंट मांग रहा था। वह पूछती है क्यों। वह बोलता है तुम मेरी लकी स्टार हो, मैं आगे भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। असल वजह ये थी कि उसे 50 एक्स मिला था, लेकिन जिया सब कुछ अलग ही समझ रही थी। कुछ मिनट बाद वह उसे 35,000 चाइनीज कॉइन्स ट्रांसफर करता है और साथ में भेजता है एक के पॉप डांस। सिर पर हाथ रखकर उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा पूरा मैस बन गया। वो चालाक लड़की अकेले ही उसे 200 मिलियन से ज्यादा दिला चुकी थी, तो ये सब किसी हद तक जस्टिफाइड था। अब फ्रेंडशिप लेवल 85 तक पहुंच चुका है और वो फियरस लड़की अपना QR कोड दिखा रही है। साफ दिख रहा है कि उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका है। आज रात के लिए वो एक छोटे डिनर के लिए रेडी है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि तस्वीरें 50 से सीधे 80 तक पहुंच गई हैं। क्लियर है ये दुनिया अमीरों की है। दोनों व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हैं और उधर वो चालाक लड़की अपने दिमाग में पूरी तरह फैंटेसी मोड में चली जाती है। खुद को किसी स्लॉटर हाउस जैसे सीन में इमेजिन करते हुए सोचती है कि अगर आज हुआ तो शायद इतना जल्दी खत्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल कूल है। वो बस अलविदा कहता है, फिर मिलेंगे। लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगा था कि वो उसे कहीं इनवाइट करेगा, लेकिन वो तो कार में बैठकर सीधा हस्टेगो बोलकर निकल गया। कट टू घर। प्रोटैगनिस्ट के माँ बाप दोनों जिंदा है। क्या रेयर सीन है। आमतौर पर ऐसी कहानियों में तो वो 15 साल पहले ही गायब होते हैं। माँ उसे तरबूज काट कर देती है और पिता पूछते हैं कि वो स्कूल ग्रेजुएशन ट्रिप पर क्यों नहीं गया। वह कहता है कि वो शंघाई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है। पिता बड़े जेनरस तरीके से कहते हैं ठीक है और ट्रिप के लिए पैसे ट्रांसफर करने की बात करते हैं। माँ तुरंत टोकती है कि बच्चे को इतना मत बिगाड़ो वरना ये मम्मा बॉय बन जाएगा और कोई लड़की इसे पसंद नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद पिछली लाइफ में यही वजह थी कि वो इतना फुल था पूरा बीटा, लेकिन इस बार वो गारंटी देता है कि एक अच्छी बहू लाकर रहेगा। अगले दिन सीन प्लेन में शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा उदास है क्योंकि उसे इकोनॉमी क्लास लेनी पड़ी। सारे अच्छे सीट्स पहले ही भर चुके थे। जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है अचानक किसी से टकरा जाता है और जैसा कि हर कहानी में होता है सामने एक प्रिटी लड़की। जाहिर है एक और विक्टिम। उसका नाम है जो यिंग। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये उसकी सीट है। वो कहती है कि कितनी अजीब बात है, वो भी पास ही बैठी है। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, वाह मेरी बेटी तो डायपर में है। क्या सीन है ये। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फेमस बीटा एंटर करता है। उस खूबसूरत लड़की को बुलाते हुए बोलता है, आपके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए ऑनर है। ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट विंडो सीट पर बैठ चुका था, लेकिन जो यिंग को वहीं बैठने देता है। बीटा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है, छोटे भाई ये सीट लेडी के लिए है, प्लेन में ऐसे सीट्स चेंज नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि वो साथ हैं और उसे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो बैठ जाता है, लेकिन वीट्यूबर फैन टाइप बीटा रुकता नहीं। वो पूछता है, मिस आप शंघाई जा रही हैं। जो यिंग पलट कर ताना मारती है, नहीं, हवा में कूद कर पैराशूट खोलूंगी और कहीं और उतर जाऊंगी। शंघाई नहीं जा रही बेवकूफ। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। अब वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वो शंघाई में क्या करने वाला है। वो बताता है कि बस एक सिंपल ट्रिप है। वो कहती है कि वेकेशन पर जाना बढ़िया है। कोने में बैठा बीटा फिर घुसता है, कहता है कि वो 1 साल शंघाई में रह चुका है और वहाँ बहुत स्कैमर्स हैं, होटल ट्रैप से बचकर रहना चाहिए। वो ये भी बताता है कि वो एक बहुत अच्छे होटल में ठहरा है, सब कुछ पहले से अरेंज है और अगर वो चाहे तो उसे वहाँ ले जा सकता है। लेकिन जो यिंग खिड़की से बाहर देख रही होती है उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए इस पर जंग चोम बोलता है, दोस्त रिलैक्स करो, मैंने पहले से टैक्सी हायर कर रखी है, वो मेरे साथ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीटा रुकता नहीं। अब वो उसे ह्यूमिलिएट करने का मौका देखता है और पूछता है कि वो किस होटल में ठहरा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, अमान योमयून। नाम सुनते ही बीटा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तो अल्ट्रा एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है। वो तुरंत सवाल करता है, अगर तुम इतने महंगे होटल में ठहरे हो तो इकोनॉमी क्लास में क्यों आए। वो कहता है कि वो खुद भी वहां रह चुका है और आमतौर पर वहां एयरपोर्ट पिकअप नहीं मिलता। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि उसने वहां एक विला बुक किया है। बीटा चुप हो जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता है,
कि असल में वो उससे भी ज्यादा रिच है। स्कूल में वो न सिर्फ फेमस थी बल्कि सबसे प्रिटी लड़कियों में से एक थी। हर बार उसे लेने लग्जरी कार्स आती थी। वो उस टाइप की लड़की थी जिसे आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत ज्यादातर लड़कों में नहीं होती थी। फिर भी वो हमेशा शांत रहकर पढ़ाई करती थी। लेकिन उस वक्त प्रोटैगनिस्ट सिर्फ शियाओजिया में अटका हुआ था धोखा खाने के लिए। सच में वो फुल था। लगता है कि अब उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि उसने कहा कि वो अब सेकंड जनरेशन रिच गर्ल नहीं रही। माहौल थोड़ा हेवी हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत टॉपिक बदल देता है और दोनों स्कूल के दिनों की बातें करने लगते हैं। जैसे ही उसका ध्यान बंटता है, माहौल फिर से रिलैक्स हो जाता है। तभी वो असली चीज चेक करता है, उसके स्टैट्स। उम्र 18, हाइट 172, अपीयरेंस 96, बॉडी 96। ये लड़कियां तो स्किल ही मैक्स कर रही हैं। 100 आउट ऑफ 100 आखिर होता क्या होगा। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये कि फ्रेंडशिप पहले से ही 75 है। शायद वो स्कूल में उसे देखती थी और उसे पता ही नहीं चला। ये थोड़ा अजीब था। लड़के एयरपोर्ट पहुंचते हैं और तभी वाह लड़की, तुम इस आउटफिट में उसे रिसीव करने आई हो। लगता है गलत प्रोफेशन का ड्रेस पहन लिया है, लेकिन ठीक है, आज वही उसे रिसीव करने आई है। वो उसकी प्राइवेट ड्राइवर होगी। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि अमान योंग युन होटल सच में बहुत प्रोफेशनल है। अब समझ आया किस लेवल की सर्विस है। वह पूछता है कि जोयिंग कहाँ रुकेगी। वो बताती है कि एक दोस्त के घर जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टैक्सी ले लेगी। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि टैक्सी में बैठो, हम ही छोड़ देंगे। उधर जंग चुंग छुपकर गुस्से में जल रहा होता है। सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की किसी स्काउंड्रेल के साथ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां जोयिंग रुकेगी। वो उसका कांटेक्ट मांगती है। वह कहता है कि वादा याद रखना। फिर क्यूआर स्कैन करता है। जंग चुंग मौका ढूंढ रहा था उसे ह्यूमिलिएट करने का, लेकिन अब लड़की को छोड़ देने के बाद उसके पास कुछ खास करने को बचता नहीं। आधे घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट अपने विला पहुंचता है और सोचता है ये सच में परफेक्ट चॉइस थी। वो शावर लेने ही वाला होता है कि तभी फियरस वाली लड़की आ जाती है मदद के लिए। वह कंफ्यूज होकर पूछता है क्या सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। वो पलट कर कहती है जिंदगी को समझो, मैं बस तुम्हारी बैक वॉश करने आई हूँ। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। वह कहने ही वाला होता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने छोटे ग्लव्स के साथ उसे पास बुलाती है। कहती है ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। वो आराम से बैठ जाता है, सोचता है कि ये सच में कंफर्टेबल है। उसकी अपीयरेंस भी कमाल की है। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस होती तो वो शिकायत भी नहीं करता। इमेजिनेशन तो वैसे ही वाइल्ड चल रही थी। वो सोचने लगता है कि शायद वो एडिशनल ऑफर करने वाली है। वो पूछती है तुम ऐसे क्यों जलते हुए लग रहे हो, पानी ज्यादा गर्म है क्या। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और कहता है कि थोड़ा अपनी रूटीन के बारे में बताओ ताकि रिलैक्स हो सके। वो बताती है कि आज रात एक वीआईपी रिसेप्शन है और पूछती है कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। वजह पूछने पर वो कहती है कि कुछ प्लेटिनम मेंबर्स ज्वेलरी की ऑक्शन कर रहे हैं। वह पूछता है कि कोई स्पेशल ड्रेस चाहिए क्या। वो कहती है नहीं, बस चले आना। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर पहुंचती है और बताती है कि ये टाइटेनियम विलेज है, इसलिए किड का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अजीब बात है, ना नाम पता चला ना फ्रेंडशिप स्कैन। ये क्या सीन था। एनपीसी कॉरिडोर से गुजरते हुए वह लोगों को सुनता है 5 मिलियन, 4 मिलियन, ऑक्शन फुल ऑन है। गोल्ड रोलेक्स के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, बिड्स उड़ रही हैं। प्रोटैगनिस्ट जो फ्यूचर से आया है जानता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है। वो सीधे 15.5 मिलियन की बिड लगा देता है। भीड़ हार मानने वाली नहीं। 16, 17, 18 सब इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये छोटा सा किड इतना एग्रेसिव खेल रहा है। बूढ़ा ऑक्शनर गेवेल 3 बार मारता है 18 मिलियन सोल। उसी पल कुछ अजीब से रिच किस आते हैं, वोंग जंग और चिनफेन। प्रोटैगनिस्ट को शक होता है ये शंघाई के अमीर बच्चे उससे क्या चाहते हैं। ब्लॉन्ड वाला चिनफेन कहता है कि वो बिड नंबर 8 था और उसे वो वॉच चाहिए थी, लेकिन लगता है किड को बहुत पसंद आ गई। क्या वो लग्जरी वॉच एक्सपर्ट है। जंग कहता है नहीं, ये उसकी पहली वॉच है, बस कुछ नया ट्राई करना था। वो हैरान होकर कहता है 18 मिलियन की वॉच पहली बार में, ऐसा इंसान उसने पहले नहीं देखा। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो अभी अभी शंघाई आया है यूनिवर्सिटी के लिए। वो उसकी बोल्डनेस की तारीफ करता है और कहता है कि फ्यूचर में साथ हैंग आउट करेंगे। दुनिया क्लेवर लोगों की है, अगर क्लेवर नहीं हो तो फुल बनते हो। इस ऑक्शन खर्च के साथ सिस्टम फिर लेवल अप करता है और अब वो हर सेकंड 1 युआन कमाता है। कई लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग होता, लेकिन उसके लिए जो मैग्नेट बनना चाहता है ये बस शुरुआत है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो उसे देखता है। कांग
जिसे वो शियाशा बुलाता है। आज वो पूरी तरह ड्रेस्ड अप है और पहचान लेती है कि वही लड़का है, उस रात वाला। वो कहता है कि वो उसके बेस्ट कंपेनियंस में से एक थी। रात शानदार थी, ऊपर से उसे पैसे भी मिले। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि उसने सोचा था वो एक गरीब 18 साल के स्टूडेंट की मदद कर रही है, लेकिन उसके पास तो पैसा निकला। फिर भी वो उसे पकड़कर पीछे से लिपट जाती है और कहती है कि वो सच में स्टूडेंट है, नई क्लासेस लेनी है और इसी एरिया में विला रेंट किया है, क्यों न बाद में वहीं चलें। उसकी टंग कंट्रोल थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। वो कहती है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है और उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कोई आवाज आती है, शियाशा यहीं रुको, ये है जंग यू, उसका एक्सपियांसे। वो बोलता है कि वो कुछ नहीं करेगी। शियाशा ठंडे अंदाज में कहती है, मैं क्या करूं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर चेतावनी देता है कि जो भी हो शादी तो होगी ही, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उसकी दोस्त के साथ खेल रहा था। वो उसके चेहरे पर उंगली रखकर धमकाता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है, फैमिलीज एग्री कर चुकी हैं, चाहे जो हो उसे वेदी तक धकेला जाएगा। वो उसे घिनौना कहती है, आरोप लगाती है कि वो उसे बस कवर की तरह यूज करना चाहता है, जबकि खुद मर्द और औरतों के साथ मौज करता फिरता है। लगता है ये आदमी हर अवेलेबल ऑप्शन का फुल इस्तेमाल करना चाहता है। उस पल सिस्टम हमारे लड़के को 2 ऑप्शन देता है। पहला, वह चुपचाप वहां से निकल जाए और बदले में एक बेकार सा रिवॉर्ड पाए। दूसरा, वह उस आदमी को 2 थप्पड़ मारे, बदले में 3 गुना फिजिकल एनहांसमेंट और एक बैड लक कार्ड हासिल करे। जंग चेन तय करता है कि इस जिंदगी में वह कायर नहीं बनेगा। जैसे ही सिस्टम बताता है कि एनहांसमेंट से स्पीड, ताकत और रिकवरी बढ़ेगी, वह बिना देर किए पहला थप्पड़ मार देता है, फिर दूसरा भी, कहते हुए कि जिसने धोखा दिया उसने सम्मान खो दिया। होटल का स्टाफ तुरंत पहुंच जाता है और घायल लड़के को संभालता है। वह पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन होटल मैनेजमेंट मामला दबाना चाहता है क्योंकि वहां बहुत अमीर लोग मौजूद हैं। शिया शाओ हमारे प्रोटैगनिस्ट को भरोसा दिलाती है कि अगर पुलिस आए भी तो वह सारा सच बता देगी। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। एक गुस्सैल आदमी हथियार लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। माहौल में दहशत फैल जाती है और अब सिस्टम फिर से 2 नए ऑप्शन देता है। इस बार जंग चेन भागने के बजाय अपराधी को रोकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे मिलने वाला स्किल आगे काम आने वाला है। वह पहले मिले एनहांसमेंट कार्ड को पूरी तरह ताकत में डाल देता है। जैसे ही हमलावर पास आता है, जंग चेन एक ही वार में उसे गिरा देता है। पार्टी में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। पुलिस आती है और हालात संभालने के लिए जंग चेन की तारीफ करती है। उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जंग यू फिर भी हार नहीं मानता और उल्टा जंग चेन पर आरोप लगाने की कोशिश करता है। इस बार शिया शाओ खुलकर सच बता देती है। धोखा, जबरदस्ती की शादी और फैमिली प्रेशर, सब कुछ। पुलिस अफसर बात समझ जाता है और मामला वही खत्म कर देता है। इसके बाद प्रोटागोनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसने पूरी स्टोरी सच में एक्सप्लेन कर दी। वो थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब वो कभी भी जांग यू को उसके खिलाफ कुछ करने नहीं देगा। तभी ऑफिसर बोलता है, हम यहाँ इमोशनल सिचुएशन डिस्कस करने नहीं आए, क्राइसिस रिजॉल्व हो गया, हम जा रहे हैं। जांग यू अभी भी इंसिस्ट करना चाहता है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट सोचता है ये बास्टर्ड सच में सरेंडर नहीं करता, कोई रिमोर्स भी नहीं है। वो कैमरा चेक करना चाहता है, फिर वो देखता है बैड लक कार्ड वाली चीज। ओह माय गॉड, ये आदमी लोगों पर बैड लक थ्रू कर रहा है। उसी मोमेंट उसका फोन बजता है। बैंक से कॉल आता है कि किसी ने उसके अकाउंट से 2 लाख निकाल लिए। वो शॉक में बोलता है, ये मैं नहीं था, जो भी हुआ वो पैसा रिकवर होना चाहिए। तभी एक औरत चिल्लाती हुई भागती हुई आती है। कोई उसकी कार मैन्यूवर करके ट्री से क्रैश कर गया। क्या बात है भाई, ये अनिल की कार तो जबरदस्त वायलेंट है। लड़का पैनिक में बाहर भागता है देखने के लिए। शाओ शाओ को लगता है ये तो इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। प्रोटागोनिस्ट बोलता है, क्रूएल लोग हमेशा इस लाइफ में सफर करते हैं, मैं तो कहूंगा अनिस्त लोग भी सफर करते हैं। वर्ल्ड अनफेयर है यार। अफसोस की बात यह है कि तुम उस रूम में मून शेप बट लेकर घुस गई थी, सोचती हो सबकी लाइफ अच्छी है। डैनी, और देखो वो आ गई। वो कहती है, मेरी बिग सिस्टर को चेक करना पड़ेगा कि फाइट में तुम्हें चोट तो नहीं आई। फिर पूछती है, तुम्हें माइंड नहीं होता ना कि मेरा फियांसे ऐसा है? प्रोटागोनिस्ट बोलता है, नो, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ कि वो सच में ऐसा बिहेव कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत सीरियसली इल थे और पीस के लिए उसे इस लड़के से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़का मर्दों को भी पसंद करता है और उसके फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया। प्रोटागोनिस्ट बोलता है, टेंशन मत लो, अब तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। वो अमेज्ड हो जाती है कि वो सच में इस रिलेशनशिप को केयर नहीं करता। अरे वो क्यों केयर नहीं करेगा, क्या चाहता है ये तुमसे? फिर वो उसे पास खींचता है, चिन पर हाथ रखता है और बोलता है, टेंशन मत ले, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।